नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। कल रविवार की शाम हमने बात करी थी प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम, और मुझे पूरी उम्मीद है कि घर पे आपने आफ्टर दी क्लास भी काफी चीजें आराम से पढ़ ली होंगी, वो सवाल फिर से कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो यू आर एट लॉस। और मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त तो करता ही हूं बार बार कि आप पढ़ लो। आप भी कहते हो चलो मास्टर है, कहेगा ही पढ़ने के लिए, हम भी बादशाह आदमी हैं, पढ़ लेंगे। और कुछ बच्चों में मैं एक आदत देखता हूं भैया, उन्हें कहा जाए सवाल करो तो कहते हैं अरे छोटे मोटे सवाल तो हम करेंगे ही नहीं, और बड़े हमसे होंगे नहीं। इसी चक्कर में उलझे रहते हैं। तो इसको जरा दूर करो, सवालों को करना शुरू करो। अब सवालों की बात की है तो आज के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस सेशन की शुरुआत भी सवालों से ही करते हैं। आइए, कुछ सवाल आपको ये ध्यान दिलाने के लिए कि भैया मेरे सवालों का क्या उपयोगिता है। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने, जस्ट ए सेकेंड देख लेना, सब सिस्टम परफेक्ट है भैया, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका चलेगा कि भाई द अमाउंट ऑफ एन आयन लिबरेटेड, जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे दिमाग में सोचना शुरू कर दो। द अमाउंट ऑफ एन आयन liberated on an electrode during electrolysis does not depend upon number 1, अरे भैया, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। जरा दिमाग पे जोर डालते चले जाएंगे। कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद भाई कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द एलिमेंट। सी पार्ट है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, एंड फोर्थ ऑप्शन है वक्त यानी कि टाइम। अब इस क्वेश्चन को लिखते लिखते ही आपके समझ में ये चीज तो आ गई होगी कि भैया ये बात चल रही थी मास ऑफ एन आयन, ठीक है जी, लिबरेटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड। तो मास और चार्ज की बात कर रहे हैं अंकल। और अगर अंकल मास और चार्ज की बात कर रहे हैं तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गुरु, m इज इक्वल टू जेड आई टी है। इसका मतलब इस पे डिपेंड करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, इस पे नहीं करेगा, कंडक्टेंस पे नहीं करेगा। तो ये बात तो समझ में आनी लाजमी ही थी। बहुत सिंपल सी बात थी, कोई गहन इसमें विशेष शोध करने का नहीं था। अ सेल रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस। अगला सवाल आता हुआ स्पॉन्टेनिटी के लिए। अ सेल रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस if the cell potential and delta G of the reaction are respectively option A positive and negative, option B 0 0, option C भाई साहब पॉजिटिव एंड 0, एंड ऑप्शन डी नेगेटिव एंड नेगेटिव। अब आप लोगों के सामने ये सवाल है और आपको मैंने बताया था, देखो बच्चों मैंने आपसे ये चीज कही थी कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी और उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जो एनर्जी निकलेगी वो ही एनर्जी हमारे सेल में, मतलब बेसिकली हमारे सेल के अंदर उसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। एनर्जी लॉस होगा किसी चीज का, यानी एनर्जी का इधर से लॉस हुआ तो इधर से गेन होगा, किसी का लॉस किसी का गेन, ओवरऑल सिस्टम कांस्टेंट चलता है। तभी तो थर्मोडायनेमिक्स में कहते हो मेरे भाई, क्या कहते हो कि ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेल पोटेंशियल का तो पॉजिटिव होना आवश्यक है, नहीं तो फिर स्पॉन्टेनिटी किस बात की भैया। अगर सेल पोटेंशियली पॉजिटिव नहीं है
तो फिर तो चार्ज मूव ही नहीं करेंगे, और अगर चार्ज मूव ही नहीं करेंगे तो सीधी सी बात सोचो, काहे का फिर करंट बनेगा? चार्ज मूव करेंगे तभी तो करंट बनेगा। ये तो बड़ी सीधा सा लॉजिक है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, कोई परेशानी। और डेल्टा जी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी तो नेगेटिव होता है। डेल्टा जी क्या होता है बच्चों, याद है? गिव्स फ्री एनर्जी। यानी अगर आप फ्री एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चल रहा है, क्योंकि ग्रेजुअली अपनी एनर्जी सिस्टम यूज करता जा रहा है। तो डेल्टा जी नेगेटिव, याद है डेल्टा एस होता था वो पॉजिटिव, यहां पर डेल्टा जी नेगेटिव और ई नॉट पॉजिटिव, जो हमने सेल पोटेंशियल की बात करी। तो सर तो क्या हम समहाउ ई नॉट को डेल्टा एस से कंपेयर कर सकते हैं? सवाल सोचने लायक है और आपको सोचना भी है। सवाल नोट करो भैया। अरे भाई क्या ई नॉट को डेल्टा एस के साथ कोई रिलेट कर सकते हो? क्योंकि वहां पर भी कहते थे डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस का पॉजिटिव होना जरूरी है फॉर स्पॉन्टेनिटी। यहां पर कह रहे हो ई नॉट का पॉजिटिव होना जरूरी है फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। मेरे भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जहां पर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जहां पर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में तो एनर्जी निकल रही होती है, उसी एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हो, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी आउट कराते हो। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कैसे मैंने समझाया था, कैसे 1.1 वोल्ट का कॉन्सेप्ट था। आई होप वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। देखो ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है किस किस के बीच में। इलेक्ट्रोड को अगर गौर से देखेंगे तो वो अपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जब आपने उस मेटल रॉड को रखा हुआ है तो यहां पर इस मेटल का एटम ये चाहता है, इस मेटल का एटम ये चाहता है कि वो इस सॉल्यूशन के अंदर चला जाए पॉजिटिव आयन बन के, और ये चाहता है कि यहाँ आ जाए। अब इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है, याद है ना? उसी की वजह से ग्रेडियंट, लास्ट क्लास को समझा था नहीं समझा था? नहीं समझा था सर, देखा तो था, कुछ धुंधली यादें तो हैं उस वीडियो की। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, सिर्फ वीडियो देखते जा रहे हो तो नहीं सीख पाओ। एक छोटा सा जिक्र करूंगा क्यों आपका लिख के करना बहुत जरूरी है। देखो बार बार समझाया है, लिखने की, लिख के प्रैक्टिस करने की बहुत बड़ी उपयोगिता है। मैं जनरली ये देखता हूं, और ऑनलाइन एजुकेशन के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे समझते हैं कि हमने वीडियो देख लिया, इनका भी समझ लिया, इनका वीडियो भी देख लिया, लिख के करने की क्या जरूरत है, वैसे ही काम बढ़िया चल रहा है, पर यही मात खा जाओगे। लिख के करना बहुत जरूरी है भाई। मेरी नहीं मानते तो अभी दो ढाई साल पहले मिस्टर जकरबर्ग, फेसबुक वाले भैया, वो गए थे अमेरिकन सीनेट में, वहां पर जाके कुछ उनपे बहसबाजी होनी थी। अब वो तो फेसबुक के फाउंडर है भैया, वो तो कितने बड़े बड़े महंगे महंगे लैपटॉप ले जा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया टैब ले जा सकते हैं। भैया वो एक डायरी लेके गए थे जिन्होंने उसमें नोट्स बनाए थे, हैंड रिटन नोट्स थे, बिकॉज ही नोट्स कि अगर मैं हाथ से लिख के करूंगा तो मेरे दिमाग में ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा। सर हम तो वीडियो देख लेते हैं मस्त, भैया लिख के प्रैक्टिस कर लो। जो सवाल लगातार करा रहा हूं, लिख के प्रैक्टिस कर लो। अगर तुमने लिख के प्रैक्टिस नहीं करी तो भैया फिर तो तुड़ाई तो कर नहीं सकते इस समय ऑनलाइन में। ध्यान रख लो, करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई और कोताही नहीं है। यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है, उसी की वजह से ग्रेडियंट बन रहा है भाई, और इसी को आप क्या कह देते हैं, एक पोटेंशियल बन रहा है जो इसके इधर उधर मामला चल रहा होता है। और एक प्रॉपर डेफिनेशन उसकी लिख लो भैया। भाई द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, एनसीईआरटी की डेफिनेशंस हैं ये, कोई अपना ज्ञान नहीं पेल रहा हूं, लेकिन लिखनी वही पड़ेगी। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड्स, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी है भैया, चीज जरूरी है। ये चीजें जो एक्सेप्टेड हैं, जो बोर्ड के अंदर भी लिखी जाती हैं, जो जेई मेन के अंदर भी मान्यता प्राप्त है, जो नीट के लिए भी सही है। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड्स एंड सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, एंड
the solution of its ions of unit molarity. यूनिट मोलैरिटी लिख दिया मैंने, यूनिट मतलब 1 मोलैरिटी एट 1 ATM एंड 298 के। अब देखो भैया, आयुपैक के हिसाब से, अच्छा ये क्या है जो मैंने लिखा है, ये SRP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SEP। अब इसी SEP को हम क्या, भाई भैया रबड़ चलाओ ना यार गुरु, थोड़ा साफ हो जाएगा गुरु। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे कहा जाता है। अब रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं। ये किसने ज्ञान बांटा? हमने नहीं, आयुपैक ने। अकॉर्डिंग टू आयुपैक कन्वेंशन, रिडक्शन पोटेंशियल alone can be considered as SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई समस्या, कोई दुविधा इसके अंदर? बड़ा आसान कॉन्सेप्ट बताया गुरु। अब हमने रिडक्शन पोटेंशियल का भी ज्ञान पेला था, क्या था? फील आउट थोड़ा टॉपिक के अंदर। पोटेंशियल माने क्षमता। हमने कहा भाई इस बालक में IIT निकालने का पोटेंशियल है। कहने का मतलब क्या है भैया? इस बालक में IIT में क्वालिफाई करने का, IIT पहुंचने की क्षमता है। अगर मैं कहता हूं इस बालक का रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब इस बालक के अंदर रिड्यूस होने की क्षमता है। और अगर ये बालक रिड्यूस हो सकता है, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये बालक रिड्यूस हो सकता है तो रिड्यूस कैसे होगा भाई? दूसरे वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो रिड्यूस होगा। सर एक बार ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मसला भी समझा ही दो, अभी लो, उलझ मत जाना, लेकिन समझते जाना। फिर वही क्लास जो फर्स्ट में कहा था, कहीं भी अटको घबराना मत, शर्मा जी की क्लास में शर्माना मत, रिडक्शन ते ऑक्सीडेशन। भैया पहले चलते हैं ऑक्सीडेशन से, क्योंकि ऑक्सी ऑक्सी सुना हुआ नाम है जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। वाह वाह, दिस इज व्हाट? गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब भैया एक बात बताओ, अब तुम्हारी क्लास में एक बालक है, नाम है राजीव। अब वो बालक आज टिफिन लेके नहीं आया है और तुमने उसे कहा कि आओ राजीव खाना खाते हैं, और राजीव को बुला लिया है, वो अपना टिफिन तो लेकर आया नहीं। अब बुला तो तुमने लिया, तो तुम्हारी ही रोटी खा जाएगा। ठीक वैसे यहां होगा, ऑक्सीजन को तुमने बुला तो लिया, एडिशन तो कर लिया ऑक्सीजन का, वो तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो इसका मतलब आपसे 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना गुरु, तो आपके साथ क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह लिंक करके पढ़ो, आनंद आता है, लेकिन तब होगा जब डूबोगे पढ़ाई में। तो भैया गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और गेन ऑफ ऑक्सीजन जैसे ही हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होना लाजमी सी बात है, कोई परेशानी? दोनों बातें ध्यान रखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है बच्चों कम होना, रिड्यूस हो गया ना। जैसे हम ये जानते हैं कि सब्सट्रैक्शन किसी चीज को नहीं कहते, सब्ट्रैक्ट नहीं कुछ होता, नेगेटिव एडिशन इज सब्ट्रैक्शन। यानी अगर आप रिड्यूस हो रहे हो तो आपने कोई नेगेटिव चीज गेन करी है। अगर आप रिड्यूस हो रहे हो तो आपने कोई नेगेटिव चीज गेन करी। इस दुनिया में सबसे नेगेटिव चीज आपको क्या पता है? जैसे कल देखा नहीं था हमारी PW वाली टी-शर्ट पे लिखा हुआ है ना कि बी ए प्रोटोन, थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। सो वैसे ही अगर मैं ध्यान से समझूं तो मेरे बच्चे, अगर मैं नेगेटिव को लेना चाह रहा हूं, पॉजिटिव पे प्रोटॉन तो नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही उम्दा बात है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसी ना किसी से तो छीनोगे। सबसे आसान छीनना किससे है?
अब केमिस्ट्री में सबसे कमजोर सा जो प्राणी है वो कौन है जी? सर जी हाइड्रोजन। कोई भी लपड़ मार के इलेक्ट्रॉन वगैरह छीन लेता है। बस भाई साहब यही तो हम चाह रहे हैं। तो यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह रहे थे, तो यहां पर हम कर देंगे गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो तो मजा क्या क्या आया। ऑक्सीडेशन था गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन है गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि नेगेटिव चीज गेन करिए, और नेगेटिव चीज कौन है भैया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को गेन ही तो करोगे रे, तभी तो रिड्यूस हो जाओगे। और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला प्राणी चाहिए तो वो है हाइड्रोजन। सही है सर, बहुत मजेदार चीज है। इलेक्ट्रॉन लॉस अगर हो रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि ऑक्सीजन के सामने ही हो। इस डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखना। ये तो मान लिया, बट अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये जरूरी थोड़ी है कि ऑक्सीजन के साथ ही हो। कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर अटैच होगा तो आपसे तो इलेक्ट्रॉन लेकर चला ही जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, और यहां मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सोडियम के साथ अगर आप रिएक्ट करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, कुछ बॉन्ड वॉन्ड बनाना चाहेंगे, तो सोडियम आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आपको रिडक्शन का सामना करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करोगे ना। और अगर हेलोजन के साथ जाओगे तो भैया आप ऑक्सीडाइज हो जाओगे, क्योंकि वो तो आपके इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है ना बी ब्लॉक में, वाई हेलोजन्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अमा गुरु, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हो, गजब है। और अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गजब है तो इलेक्ट्रॉन तो छीनेगा रे, इसमें कौन सी सोचने की बात है। चलिए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रिडक्शन, गेन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीडेशन। एक और चीज समझते हैं, इसको जरा ब्लॉक करते कि हमारा तो शक्ल आनी बहुत जरूरी है भैया। तो यहां पर मुद्दा समझिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की तरफ जा रही है तो ऑक्सीडेशन, और माइनस की तरफ जा रही है तो रिडक्शन। कहने का तात्पर्य, अरे बचपन से बताए रहे हैं भैया, जब से ये चैप्टर शुरू किया है। और यहाँ पर है जी कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन गोज टू कॉपर। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से गई है 0 पे, और यहाँ पर देखिए 0 से गई है 2 पे। इस बात को ध्यान रखना, हाफ सेल के अंदर यूज हो जाएगी। परंतु ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझ में आ जाता है। देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्सपर्ट बनने के लिए रेडॉक्स का आना अत्यंत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है रेडॉक्स का आना। हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेडॉक्स के पापा हैं, मतलब रेडॉक्स में जो पढ़ के आए वो यहाँ भयंकर तरीके से यूज होगा। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन था, इसको बताने का मेरा मतलब ये था कि जब मैं अब आपको ज्ञान बांटूं तो क्लियर हो जाए। और यही जो हम ज्ञान बांट रहे हैं ये यही नहीं क्लियर हो रहा, ये अब अलग से कुछ रिएक्शन देंगे एसिड बेस की, वहां भी क्लियर होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल भी तो आएगा रे। तो अब समझो जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है? LIC एजेंट क्या करता है? LIC करता है भैया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा भैया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर्स, कुछ स्पेलिंग में हमने बत्ती लगा दी है, तो ऑक्सीडाइज अदर लिख दो। ऑक्सीडाइज अदर, पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में ना चीजें अलग ही आनंद में आ जाती हैं। इसी आनंद में आप आ जाओ तो क्या मजा आ जाए। जिस एनर्जी को हम लेके एक्साइटेड होके पढ़ा रहे हैं, उसी इस तरीके से आप देखो भैया, अभी बताते हैं इसको भी फिर से एक बार, पहले ये समझेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर्स एंड गेट रिड्यूस। अरे दूसरे का कुछ करोगे तो अपना भी तो होगा ना। कहने का तात्पर्य क्या है?
सामने वाले के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज करोगे तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लोगे, खींचोगे। सामने वाले से अगर इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो सामने वाला हो गया ऑक्सीडाइज। इलेक्ट्रॉन क्या बाजार में फेंक के आ जाओगे? अपने पास ही तो लोगे ना। तो खुद क्या हो जाओगे भैया? रिड्यूस। तो अगर बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो तभी हो सकते हो जब खुद रिड्यूस होने की क्षमता अच्छी है। अगर खुद इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत ही नहीं है भैया तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कैसे कर दोगे? समझ में आई बात? कहने का मतलब यह है कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। 1 मिनट आंख बंद करके अपने दिमाग में घुमाओ इस बात को। कहना हम क्या चाह रहे हैं? मैंने सीधी सी बात बोली है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता हूं, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, तभी तो होऊंगा जब इलेक्ट्रॉन खींच पाऊंगा, तभी तो सामने वाला ऑक्सीडाइज हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा खींच के क्या करूं? बाजार में फेंक के आ जाऊं? खींच के रखने तो अपने पास ही पड़ेंगे ना। क्या मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, क्या मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं उस इलेक्ट्रॉन को रख पाऊं? इसी को कहा जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है तो मैं बेटर ऑक्सीडाइज कर दूंगा। उल्टा सोचते हैं भैया इसमें। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं तब मैं क्या तोप चलाऊंगा? तब मैं रिड्यूस करूंगा भैया। और अगर मुझे रिड्यूस करना है तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अच्छी होनी चाहिए। तो रिड्यूसेस others get oxidized itself। अब इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कितना ऑक्सीडाइज होने की क्षमता है, इसी को कहा जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आनंद आया गुरु? दोनों चीजें समझ में आई, क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल और क्या होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलिए जी, बढ़िया बात है। अगर मैं कहूं कि भाई आशीष जो है वो दिव्यांश से लंबा है, तो बात समझ में आती है। कंपेयर कर रहा हूं मैं दो चीजों को। और अगर मैं ये कहने लगूं मेरे भाई कि आशीष लंबा है, ये तो बड़ी वेग सी टर्म हो गई। कहने का तात्पर्य क्या है? आप सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं या सामने वाले को रिड्यूस कर सकते हैं। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि सामने वाला कौन है। अब देखो, आनंद आना शुरू होगा। दिमाग के सारे तार खोल लो। अब घुस रहे हैं कॉन्सेप्ट में। पहले भी समझाया है कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट होता है जिसका ओर छोर दाएं बाएं सब पता हो आपको। तो अब जरा घुसने की कोशिश करना। मैंने आपसे अभी एक जानबूझ के बात कही। मैं अपनी क्लास में जो भी एग्जाम्पल दूंगा या कोई स्टोरी सुनाऊंगा उसके पीछे केमिस्ट्री का मकसद होगा। अभी मैंने आपसे बोला कि मैं जिस तरीके से पूरा एक्साइटेड होके इस क्लास को ले रहा हूं, वैसे ही आप भी इसी एनर्जी को रेसिप्रोकेट कीजिए और पूरी तरह एक्साइटेड होकर इस ज्ञान को लीजिए। अब एक बात सोचो, इसका मतलब जितना मैं इस चीज को देना चाहता हूं, जितना मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही आप पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तभी आप इस ज्ञान को ले पाएंगे। और अगर आप बहुत सुस्त होकर बैठेंगे बेचारगी के साथ कि भैया मैं तो सुबह से पढ़ रहा हूं, अब मैं कितना पढ़ूंगा यार, इस दया के साथ बैठे हो तो नहीं सीख पाओगे। इतनी एनर्जी के साथ बैठो। यही बात तो केमिस्ट्री बॉन्डिंग के जमाने से कह रही है। इलेक्ट्रो में भी उसी बात को कहा जा रहा है। मतलब वैसे मैंने कहा था भाई, बॉन्डिंग में आपसे कहा गया था 1 मोल ऑफ कैटायन एंड 1 मोल ऑफ एनायन जब जुड़ते हैं तो जो एनर्जी निकलती है उसे लैटिस एनर्जी कहा जाता है। और जितनी ज्यादा ये निकलेगी उतना ही ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा। ये तो गजब की बात हम जानते ही हैं भैया। जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ही वो लोअर एनर्जी पे आ जाएगा।
अगर आपने 300 जूल एनर्जी छोड़ी है पहले केस में और दूसरे केस में 500 जूल छोड़ दी है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे केस में ज्यादा छोड़ी है, तो दूसरे केस में आप ज्यादा स्टेबल हो जाओगे। अगर दिक्कत है इस बात में तो बता दीजिए, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, जरा समझो भैया। 1 मोल ऑफ कैटायन था, 1 मोल ऑफ एनायन था, दोनों आपस में टकराए थे, एनर्जी निकली थी। अब कैटायन कौन होता है गुरु? कैटायन होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एनायन होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, चलो एक चीज और समझते हैं। लुइस अंकल कह के गए, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन लूज करे वो बेस। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की भूख होगी। इलेक्ट्रॉन की भूख किसके अंदर होगी? जिसमें कमी होगी। कमी का मतलब क्या है? पॉजिटिव होगा। तो क्या मेरा कैटायन एक तरह से एसिडिक बिहेव नहीं कर रहा क्या? और क्या मेरा अनायन इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हो गया? हाँ जी। तो ये भी क्या एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो गई? हाँ जी। तो क्या मेरी एनोड और कैथोड एक तरह से इसी कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहे? हाँ जी। तो क्या ये जो एनर्जी लूज करेंगे, जो एनर्जी करंट बनाने में लग जाएगी, क्या एक तरह से इक्विवेलेंट नहीं होगी लेटिस के? हाँ जी। और आपने अभी क्या लिखा? वहां भी आप 1 मोल लेते हैं मेरे बच्चे, यहां भी आप क्या ले रहे हैं भैया? यूनिट 1 मोलर। कहां अलग है केमिस्ट्री? इसीलिए जितनी एनर्जी से मैं आपसे पढ़ाने के लिए टकराना चाहता हूं, आपको भी पढ़ने के लिए टक्कर मारनी होगी। एनर्जी निकल जाएगी भयंकर भैया, और आ जाओगे स्टेबल पॉइंट पे। तब आएगा मजा, तब आएगा मजा। ये है फील इस चैप्टर की। सभी चैप्टर्स के अंदर इस तरह से एक कनेक्शन में बनाता चला जाऊंगा। और दिमाग के पीछे एक चीज लगा लो, बैक ऑफ द माइंड। वो क्या है? ज्यादातर अगर हम बात करें तो रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन। सर इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में लेते जाते हैं। चलो भाई ले चलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज समझाई थी, ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट will be equal to ग्राम इक्विवेलेंट गेन। याद आया? जिंक वाली साइड पे मेटल रॉड से जिंक सॉल्यूशन में जा रहा है। जिंक कहां जा रहा है बेटा? सॉलिड से एक्वस में, और इधर ये एक्वस से सॉलिड में जा रहा है। यहां पर लॉस हो रहा है, यहां पर गेन हो रहा है, मास लॉस हो रहा है, मास गेन हो रहा है। परंतु एक चीज सोचो, क्या मास लॉस बराबर होगा मास गेन के? ना। तो क्या बराबर था जी? ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट की तो पहले दौर से ही नॉर्मेलिटी वाले सेशन में मैंने बताया था। तो सोच लेना, एग्जैक्ट मास दैट रिएक्ट्स। समझ में आ रही है ना बात? और अब एक चीज सोचना, क्यों डेनियल सेल इतना कमाल का सेल बन पाया? पहला क्वेश्चन पूछा है आज मैंने आपसे कि ई नॉट, यानी जो जिसको आपने पॉजिटिव लिया था, क्या उसको डेल्टा एस के साथ रिलेट कर सकते हो? और आज अब पूछ रहा हूं, ये देखो बेटा, ये सब चीजें हैं कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कंपटीशन टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई में आते हैं, वो तो हम बता ही रहे हैं, एनसीईआरटी बता चुके हैं। लेकिन अब सॉलिड एक्सपर्ट बनना है तो ये बता रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था मास नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट की बात करो। एक तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट उसी चार्ज पे जा रहे थे, और मैंने आपसे यहाँ लिंक करा था। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे यार एक बात बताओ, न्यूट्रलाइजेशन क्या था? यदि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। समझ में आने लग गया?
कुछ बोलूंगा नहीं अब इसमें, सामने रख दी मैंने तो बात कि ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस, एनोड कैथोड की बात कर दी, एनर्जी लूज हो गई, उसी को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। सीधी सी 4 लाइन का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इतना सारा ज्ञान जो बताया वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है। सर एक सेकंड और सोचेंगे, एसिड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बेस कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, एसिड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बेस कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो क्या रिड्यूसिंग एजेंट बेसिक नेचर नहीं शो कर रहा, और क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक नेचर नहीं शो कर रहा? और अगर ऐसा है तो क्या मैं ये नहीं ले सकता कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट? और अगर मैं ये लिख सकता हूं तो क्या अब मैं रेडॉक्स टाइट्रेशन के सवाल नहीं लगा सकता? लगा सकता हूं। तो बार बार मैं आपसे यही तो सवाल की बात कर रहा हूं कि जो मैंने ग्राम इक्विवेलेंट लॉस और गेन की बात करी थी वो तो ये रहा, उसमें क्या दिक्कत है रे? वो तो बड़ा आसान है भाऊ। चलिए, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया, एसिड बेस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार छोटा सा रिवीजन ताकि दिमाग में सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। शुरुआत तो हमने खैर इन 2 सवाल आसान सवालों से करी, वहां डेल्टा जी से लिंक करते हुए यहाँ घुसे, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ हम फिर चले गए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड क्यों बोला भाई साहब? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर सब तो बराबर कर रखे हैं, तभी तो स्टैंडर्ड करोगे गुरु। हमारे यार 2 जगह के डोसे कंपेयर कर रहे हो तो दोनों डोसे बनाने के लिए कंडीशन तो सेम रखनी पड़ेगी ना। ये थोड़ी है किसी को आपने अच्छा इंग्रेडिएंट दे दिया दूसरे को नहीं दिया फिर कह रहे हो कंपेयर करो, ऐसे कैसे कंपेयर कर लेंगे भाई साहब? वैसे ही अगर सेम कंडीशन नहीं दोगे तो भैया फिर कंपेयर कैसे कर सकते हो? ठीक है, बात पल्ले पड़ गई। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही आप रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हो। IUPAC ने आपको ये छूट दे रखी है, और जैसे आपने कहा तो मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको डीप डाइव करा दिया, और उसके बाद में सीधा आपको ले गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और किस तरीके से हम रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को समझ सकते हैं। और फिर मैं ले गया ग्राम इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट पे, और अब मैं फिर एक बार सेल पोटेंशियल कैसे निकलता है इसको समझाते हैं। तो अगर मैं सेल पोटेंशियल की बात करूं तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए जैसे मैंने कहा रिलेटिव तो चाहिए चाहिए। इसका मतलब ये ना, आप कह रहे हो कि भैया ये लंबा है, अरे भाई लंबा से मतलब नहीं है, रिलेटिव बताओ ना, किससे लंबा है किससे छोटा है, तभी तो होगा, किसी की प्रेजेंस में ही तो होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। देखो यहाँ एक मजेदार चीज आती है बच्चों, एक चीज होती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। मान लो मैं 4 रोटी खा सकता हूं, ये मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। आज घर में बन गए हैं लेट्स से दम आलू, मेरे फेवरेट। अब दम आलू बन गए हैं, सामने की सब्जी बढ़िया है, तो उसको देख के रिलेटिवली मुझे आनंद आ रहा है, तो मैं 4 से ज्यादा रोटी खा गया, तो मेरे पर कुछ चार्ज आ गया। ये जो चार्ज डेवलप हुआ है ना गुरु, इसी को क्या बोल देते हो? ऑक्सीडेशन नंबर। यानी जब कोई बॉन्डेड स्टेट में है, जब कोई एटम बॉन्डेड स्टेट में है, तो बॉन्डेड स्टेट में जो उसके साथ लगे हुए एटम्स हैं, जो साथ लगे हुए एलिमेंट हैं, उनका उसके साथ कैसा इंपैक्ट है, उसकी वजह से जो ओवरऑल उसके ऊपर सम ऑफ द रेजिडुअल चार्ज आ रहा है, वर्ड मैंने बोला सम ऑफ द रेजिडुअल चार्ज, उसी को बोल देते हो ऑक्सीडेशन नंबर। बट वो डिपेंड करता है कि साथ वाले कैसे हैं, वो रिलेटिव है। तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करोगे, आप ऑक्सीडाइजिंग हाफ होगे या आप रिड्यूसिंग हाफ होगे, ये डिपेंड करेगा कि किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। अलोन तो मतलब ही नहीं है ना यार, रिलेटिवली ही तो निकाल सकते हो ना हर चीज। मास इस दुनिया में कैसे निकाला? रिलेटिव, है ना। हर चीज कैसे निकाल रहे हो? रिलेटिव ही तो निकाल रहे हो। या ऊपर से किसी ने बताया था कि भाई इस कार्बन का मास 12 ग्राम है या 12 लेना है, नहीं ना, या फिर यूनिट मास ऐसे लेना है, रिलेटिव ही तो है।
तो अब मन कर गया हमारा भी कि किसी ना किसी को तो रेफरेंस बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव है। अब मैं कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल दूंगा? तो हमने एक स्टैंडर्ड, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना ली। अब वो कैसे बना ली बेटा? हाइड्रोजन को ले लिया रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सर जी हाइड्रोजन तो गैस है, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? ये तो जुल्म हो जाएगा। आपने तो कहा था इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में बनेगा। बिल्कुल गलत थोड़ी कहा था। अभी गैस इन गैस इलेक्ट्रोड की बात भी करनी है। हमें ग्लास ट्यूब लेके उसके अंदर प्लेटिनम का एक स्ट्रिप लगाएंगे। आइए लगाते हैं। एक ले लिया वेसल, एक ले ली ग्लास ट्यूब, नीचे से पोरस कर दिया उसको, और यहाँ पर उसी गैस का एक्वस फॉर्म होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक जिसको कह देंगे। और यहाँ पर प्लेटिनम की शीट सी लगा दी है। ये इनलेट है। H2 को एक कांस्टेंट प्रेशर पर इसके अंदर डाल दिया है जी। अब H2 इस पूरे पे होगी और कुछ एड्सॉर्ब होगी प्लेटिनम की शीट पे। सरफेस केमिस्ट्री में एक वर्ड आएगा एड्सॉर्प्शन, एक तो होता है एब्जॉर्प्शन। अभी जिस टेबल पे शायद बैठे हो उसको ध्यान से देखो, उस पर एक माइका की शीट लगी होती है। अगर वो माइका की शीट लगी हुई है और पानी गिरा दो उसके ऊपर, इतना मोटा वुडन ब्लॉक ऊपर लगी है माइका की शीट, पानी खाली ऊपर ही रह जाएगा, नीचे तक नहीं आएगा। आप हाथ से इस पानी को भगा सकते हैं। अगर ये माइका शीट नहीं होती तो पानी नीचे तक आने की कोशिश करता। पूरा अंदर तक आ रहा है तो ये एब्जॉर्प्शन है, ऊपर ऊपर रह गया है तो ये एड्सॉर्प्शन है। सरफेस फिनोमेना है एड्सॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री में आनंद आएगा इसमें। अब देखो ध्यान से, इस क्लास में बैठे हैं या किसी भी क्लास को आप अटेंड कर रहे हैं और ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं कि हाँ मुझे तो ये बता दो नंबर कैसे लाऊंगा, मुझे तो बता दो ट्रिक कैसे लगाऊंगा, मुझे बताओ ये कैसे कर लूँ, बस सब्जेक्ट गया भाड़ में। तो वो आप सुपरफिशियली पढ़ रहे हो, आप खाली एड्सॉर्ब कर रहे हो। और अगर डूब के पढ़ रहे हो, जैसे कि अभी गौरव सर जो बता रहे हैं, इसको मैं डूब के पढ़ूंगा, तो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, आपके रोम रोम में अंदर तक जा रहा है। तब समझ में आ रही है बात, तब तो मजा आ रहा है गुरु। तो यहां पर हमने H2 को इनलेट करा दिया है और यहां पर H2O ले लिया है भैया। अब एक इक्विलिब्रियम तो रहेगा। कैसे रहेगा जी? जो एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन है और जो आयंस हैं इनके बीच में कैसे रहेगा सर? भाई H2 चला गया मस्ती से 2H+। अब बैलेंस कर लो, चार्ज को इधर 0 है, इधर लगा लो 2 इलेक्ट्रॉन, खत्म कहानी। अब ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये एनोड हो गई। रिडक्शन में सी को उल्टा मारो, खत्म करो कहानी। और जब एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखोगे तो वहां पर इक्विलिब्रियम का साइन मत लगाना। सर ऐसा क्यों करें? अरे क्योंकि आप एक ही हाफ सेल को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। बट सर आयंस के बीच में तो इक्विलिब्रियम होता है। हाँ जी होगा ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही तो निकाल रहे हो, दोनों को ही तो लेके देख रहे हो। आनंद तो यही है, तभी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा। तो ये हमारा क्या रहा? हाइड्रोजन का रहा। इसको हमने एक आर्बिट्री वैल्यू दे दी। आर्बिट्री वैल्यू क्या होती है सर? अरे रेफरेंस लिया है ना भाई, तो इसको 0 कह दिया।
कि एट 1 atm एंड 298 केल्विन इस भाई की वोल्टेज 0 है। अब वो इस फॉर्म में भी 0 वोल्ट है, इस फॉर्म में भी 0 वोल्ट है। और कब है जी? एट 1 atm एंड 298 केल्विन। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और शी सर ये क्यों बना दिया भाई? इसलिए बनानी पड़ी कि मैंने आपको अभी भी बताया कि रिलेटिव वैल्यूज आपको देखनी है। अब कॉपर, जिंक, इनका सेल पोटेंशियल निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, करंट जो है वो कैथोड से एनोड आएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पे आएगा। फ्लो तो हमेशा से वही चीज का रहता है ना भैया, हाई टू लो ही रहता है। निकालेंगे कैसे? फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दोगे रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से। अब एक चीज सोचो भाई, ओवरऑल जो शिफ्टिंग हो रही है, ओवरऑल जो ईएमएफ निकलेगा, अकेला ही बंदा है तो रिलेटिव वैल्यू निकाल पाओगे? जैसे मैंने कहा कि आशीष लंबा है, लंबा नहीं है, अकेला खड़ा है तो क्या कुछ नहीं है, किसी से कंपेयर करो तभी तो मालूम पड़ेगा कितना है, डिफरेंस निकाल सकते हो। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हम किसी भी एनर्जी फॉर्म की नहीं निकाल सकते। याद करो, निकाल क्या सकते हो? चेंज। एक एग्जाम्पल पहले भी लिया था कि मान लो 5,000 रुपए थे किसी बंदे के पास, वो उसने हम पे खर्च कर दिए। क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल प्रॉपर्टी कितनी है उसके पास? वो तो नोबडी कैन प्रेडिक्ट दैट। एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, हम क्या कर सकते हैं? बस चेंज निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को जरा लिख लेते हैं फटाफट कि भाई वी कैनॉट प्रिडिक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल it is not possible to predict। ये बच्चों ब्लैक वाले में अगर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है, अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो तो इसको ब्लैक करा दें, क्योंकि आइस पे बड़ा चुभता है। तो बता देना भैया जरा कि ब्लैक कर सकते हैं, कितना इसको लगातार देखने में ही आइज में मस्त मजा आ जाता है, तो बार बार मुझे हटाना पड़ता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू, एक लाइटिंग ऊपर से और एक ये एब्सोल्यूट वैल्यू of the single electrode potential what we can find is just the difference so we need one another electrode, so to calculate we need to couple the electrodes। अब जिससे कपल करेंगे उसे कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी उसके कंपैरिजन में देखा है। शी इज एक्चुअली अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड।
भाई आप अपनी स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं तो किसी ना किसी की रेफरेंस रख के तो करेंगे, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो चाहिए ही चाहिए। तो SHE मेरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गई। अब टोटल EMF क्या होगा? द EMF टोटल वो क्या होगा? भाई अब एक चीज सोचो, जो एनोड पे है और जो कैथोड पे है, अब अगर मैं इस चीज को लेके चलूं कि जो एनोड पे है प्लस जो कैथोड पे है, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये हो जाएगा ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस, और इस पे हो रहा है रिडक्शन, सॉरी प्लस, इस पे हो रहा है क्या, रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल। आयुपेक ने क्या बोला था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो SEP कैन बी रिटन एज रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब मैं क्या करूं, इसको भी कर दूं रिडक्शन पोटेंशियल। मान लो किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2 है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल -2 हो जाएगा, साइन चेंज कर दोगे है ना, तो यहाँ भी साइन चेंज कर दो, तो माइनस लगाना पड़ेगा, एनोड का रखना पड़ेगा, तो ई एनोड प्लस ई कैथोड, बस। तो रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, ये भी समझ में आ गया, कैथोड पे हो रहा था रिडक्शन, तो कैथोड पे हो रहा था रिडक्शन, इसका मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। उसकी रिड्यूस होने की क्षमता बेटर होनी चाहिए। मेटल की रिड्यूस होने की क्षमता नहीं होती। अगर जिंक और कॉपर में कंपेयर करें तो जिंक तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना, लेना थोड़ी चाहेगा, तो इसका बेटर रिडक्शन पोटेंशियल होगा और बेटर मेटेलिक तो नहीं शो करता। इस वाले से आप क्या निकाल लोगे, आप जो EMF निकाल रहे हैं आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन तब, ये पहले ही समझा चुका मैं, जब यूनिट हो 1 मोलरिटी, कंसंट्रेशन क्या हो, तो EMF will be this when molarity is 1 of all the component जिनकी बात चल रही है। समझ में आया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक क्या समझे? हर सेल में अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हाफ सेल के अंदर। वो कैसे बनता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यानी मेटल रॉड और उसके साथ जो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, उनके बीच में जो होता है एक पोटेंशियल डिफरेंस, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कह रहे हैं। दैट कैन बी ऑक्सीडाइजिंग, दैट कैन बी रिड्यूसिंग, दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव नेचर। सामने वाली पार्टी अगर बढ़िया ऑक्सीडाइज हो सकती है तो आप रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, सामने वाली पार्टी अगर बेटर रिड्यूस हो सकती है तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। सीधी सी बात है, आप गली के गुंडे थे, आप पूरे इलाके में घूम रहे थे, लोगों को आप डराते थे, अब हर शेर को सवा शेर मिलता है। मान लीजिए आपकी गली में एक और स्ट्रांग गुंडा आ गया, अब आप क्या बन गए, शरीफ भाई। क्या रखा है लड़ाई झगड़े में, आप शरीफ क्यों बन गए, सामने वाली पार्टी क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई ना। तो अभी तक तो आप मोहल्ले में घूम रहे थे क्या बन के, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ला बे इलेक्ट्रॉन दे, ला बे इलेक्ट्रॉन दे। अब सामने वाली पार्टी आपके ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल पे आ गई, अब आप क्या हो गए, अब आप ऑक्सीडाइज हो गए। सीधी सी बात है, एवरीथिंग इज रिलेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलिए, तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो एक बार जरा पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का डिफरेंस भी लिख ही लो। लास्ट क्लास में समझाया, आज भी करा, और आज इस डिफरेंस को लिखवाना भी चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है भैया, नहीं तो मामला गड़बड़ में रहेगा। तो आप इसको जरा ऐसे लिख लो, रिवीजन भी हो जाएगा बढ़िया अभी तक जो पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, आई थिंक इतने में हमारा चल रहा। पहला पॉइंट,
भाई ये क्या है, इट इज द डिफरेंस, ध्यान से नोट करना भैया, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस को आप ले रहे हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रोड डिफरेंस को आप ले रहे हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है। ईएमएफ क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट is flowing through the सर्किट। ओपन सर्किट है, कोई करंट नहीं है, ठीक है। तो यानी सर्किट भी है, बिल्कुल अपने मैक्सिमम पॉइंट पे चल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल मैक्सिमम पे है। ऐसा क्यों? ओके, ऐसा इसलिए, याद है मैंने बताया था, एक बर्तन लिया था मैंने, फिर दूसरा बर्तन भी था, एक बर्तन ये था, है ना, सेम साइज के ले लो यार। इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ था और इसे कनेक्ट कर रखा था और उसका पानी यहाँ तक था। अभी इस पानी का इस पानी का डिफरेंस जो सबसे ज्यादा है, अभी मैंने फ्लो नहीं करने दिया है, रोक रखा है, मैंने पाइप को बंद कर रखा है, तो ये जो चीज है यही हमारा ईएमएफ हो गया। अब धीरे धीरे फ्लो होगा तो डिफरेंस कम होता जाएगा ना, तो वो जो फ्लो है वो पोटेंशियल डिफरेंस। याद है मैंने आपसे कहा था पोटेंशियल डिफरेंस इस चीज को कहेंगे और ईएमएफ मेंटेन रखता है पोटेंशियल डिफरेंस को। अब यानी हमेशा जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो ईएमएफ रहेगी, तो लिख लो यहां पर, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम दी सेल। तो ये हमेशा लेस देन दी मैक्सिमम होगी, लेस देन दी मैक्सिमम वोल्टेज। अब ठीक है, डिफरेंस है, कम बढ़ती होती चली जा रही है, करंट चल रहा है, और करंट के फ्लो में तो आप वोल्ट मीटर से निकाल सकते हैं, तो कैन बी मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। परंतु ईएमएफ वोल्ट मीटर से कैसे निकल जाएगा? क्यों भाई? वोल्ट मीटर थोड़ा सा करंट विड्रॉ करता है, तभी तो मेजर करता है। अमा यार एक बात बताओ, सब्जी जब तक खाऊंगा नहीं टेस्ट कैसे कर लूंगा कि नहीं बड़ा प्यारा टेस्ट आ रहा है जी, देख के थोड़ी बता दूंगा। तो वोल्ट मीटर थोड़ा सा करंट तो सर्किट से विड्रॉ करता ही है ना, तभी तो बताता है या नहीं। और हम तो यार ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो ईएमएफ तो एक्चुअली इक्विलिब्रियम फोर्स है बिटवीन दीज टू। अगर थोड़ा सा भी करंट निकाल दिया तो वो इक्विलिब्रियम डिफरेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर वो मैक्सिमम थोड़ी रहेगी, वो तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। नहीं समझे बात मेरी भाई? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन जो है चल रहा है लगातार करंट बनाने के लिए, वो चल रहा है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो था, जैसे इस वाले में था, ये मैक्सिमम जो गैप आपको दिख रहा है ये तो है मैक्सिमम गैप। आपने अगर जैसे ही आपने इसे कनेक्ट कर दिया तो ये फ्लो करना शुरू कर देगा, तो मैक्सिमम गैप तो कम होता चला जाएगा बार बार, फिर आप यू हैव टू मेंटेन दैट गैप अगेन जस्ट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, so that continuous flow is maintained by this potential difference and potential difference itself is maintained by EMF. So now the thing is, अगर अब मैं यहां पर एक गेम करूं कि भाई वोल्ट मीटर लगाऊं, तो वोल्ट मीटर तो एक तरह से कंटिन्यू कर देगा ना, सर्किट में ले आएगा ना, मूवमेंट कर लेगा, विड्रॉ करेगा करंट थोड़ा सा, तो फिर मैक्सिमम से तो कम हो जाएगा एक तरह से। तो यानी जब भी वोल्ट मीटर निकालेगा कुछ भी चीज,
तो वो हमेशा क्या बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसे कैसे निकालें, ध्यान से देखो यार, ये इक्विलिब्रियम है बिटवीन द टू फोर्सेस, तो पोटेंशियोमीटर यूज कर लो। तो कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, और ये ध्यान रखना ओनली। पोटेंशियोमीटर क्या होता है ये तो नहीं समझाना ना भाई, फिजिक्स है ना। मैं तो बोल दूँ पढ़ने से सर पोटेंशियोमीटर भी बालक पूछ रहे थे। खैर फिर भी चाहोगे तो बता देंगे, टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा कोई उसकी वो भी नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का मैंने जैसे भी बताया एक चीज, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए कि भैया करंट रहे सर्किट में। उसको स्टडी करंट से मतलब नहीं है। क्यों भैया, देखो यहां देखना, पोटेंशियल डिफरेंस को, ये डिफरेंस होगा तो ये मूव करना शुरू कर देगा पानी इस तरफ। ऐसे ही अगर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस है तो आयन की मोशन शुरू हो जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ करंट को मेंटेन करने के लिए है, स्टडी करंट से उसका मतलब नहीं है। ईएमएफ का मतलब है कि भैया एक स्टडी करंट मेंटेन रहे। तो अब एक चीज समझना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज नॉट meant for maintaining steady current in the circuit, while EMF is responsible for the steady current in the circuit. डन है। तो क्या क्या करा है अभी तक, एक तरह से हमने कंपेयर करा कि क्या फर्क होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आता है, और किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं इसको ग्राम इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट से, किस तरह हमने, क्यों चाहिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, नहीं तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे ना, रिलेटिव तो आ ही नहीं पाएगा फिर। रिलेटिव भाई देखो, जैसा मैंने कहा ना, एब्सोल्यूट पॉइंट तो आप निकाल ही नहीं सकते, तो रिलेटिव ही निकालोगे, और रिलेटिव निकालने के लिए फिर आपको तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर तो बत्ती बुझ गई। तो रेफरेंस तो चाहिए जिसके कंपैरिजन में निकालोगे। अब सोचना एक बार बैठ के, मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं उन्हें क्या लेना चाहिए, उन्हें क्या एनोड लेना चाहिए, जो हाइड्रोजन से नीचे थे मेटल एक्टिविटी सीरीज में उन्हें क्या लेना चाहिए, क्या उन्हें कैथोड लेना चाहिए। सोचिए, सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, सोचो, खुद तो सोचो। और इसी तरीके से फिर हम सोचेंगे कि ईसीएस क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनाई, बट पहले ये सोचो। फिर ये बता दिया मैंने, पूरा पूरा लिखवा दिया, फिर ये ई कैथोड माइनस ई एनोड करा दिया। इस पर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस और इसका डिफरेंस बताते हुए मैंने एक बार फिर से उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलेंगे आगे, गिब्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट और नस्ट इक्वेशन की तरफ। और ये चलेंगे अगले वीडियो में। आज जो समझाया वो क्लियर है। एक बार इस वीडियो को, जो भी मैंने बताया है, जो क्लास वर्क में नोट करा है, खास तौर पे ग्राम इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट, उसको एक बार फिर से रिवाइज जरूर करना। नस्ट इक्वेशन अगर मैं सिंपली आपको आज लिख दूं, जिससे आपके एनसीईआरटी के सवाल तो हो जाएंगे, तो वो आता है EMF इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log k, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, log k प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। जैसे जिंक गया है, पूरी नेट रिएक्शन में जिंक प्लस
कॉपर सल्फेट विल गिव यू जिंक +2 प्लस कॉपर। तो यहाँ पर कॉपर +2 है, यहाँ पर जिंक +2 है, ये प्रोडक्ट है, ये ऊपर ठोकोगे, ये रिएक्टेंट नीचे ठोकोगे, के मिल जाएगा। ठीक है, और कंसंट्रेशन है सीधी सीधी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इस केस में 2 है, जैसे कि कॉपर और उसमें 2 का ट्रांसफर हो रहा है, जो बैलेंस करके जो चार्ज आता है वो यहाँ लगाया जाता है n की जगह। तो इतनी सी बात थी नर्स्ट इक्वेशन, तो हम फोड़ देंगे इसको। अरे अभी तो हम फोड़ेंगे अगले वाले लेक्चर में। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ आई होप वो समझ में आ रहा है। थोड़ा मेहनत करते चलो। वर्कशॉप मैंने शुरू कर दी है संडे की। पहली डीपीपी बहुत सिंपल सी इलेक्ट्रो की दी है मैंने, ज़्यादा कोई टफ नहीं दी है। दूसरी वाली थोड़ा सा लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा मैं उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया तरीके से करोगे। सॉलिड स्टेट साइड बाय साइड आएगा। सॉलिड स्टेट अभी इस समय इस तरह आ रहा है कि आप बस अभी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रो में पूरा डिटेल ले रहा हूँ मैं, और आपका ये सॉल्यूशन वाला चल रहा है, तो मैं वो 10 दिन का जो गैप है वो मेंटेन अभी नहीं करना चाहता। कोई दिक्कत नहीं, उसको आराम से करेंगे। तो सॉलिड स्टेट अभी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरा आपको समझा दूंगा, जल्दी हो जाएगा। डिटेल में और ले लेंगे उसको, लेकिन अभी ये चल रहा है दोनों चीज़ मिक्स हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसमें ना। तो व्हाट आई बिलीव कि सॉलिड स्टेट आज से आना दे दूंगा एक बार मैं, आज दूं या फिर कल दूं वो देखूंगा अभी मैं, क्योंकि बेसिकली आपका ये चल रहा है। एक बार ये नर्स्ट इक्वेशन वाला पूरा हो जाए ना, फिर न्यूमेरिकल के साथ साथ तो सॉलिड स्टेट को पढ़ लोगे। लेट मी थिंक ओवर इट फर्स्ट कि आज लाइव कराऊँ या नहीं। तो वैसे ये ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा सारा। बहुत कोई प्रेशर अभी तो नहीं बन रहा है ना, लेकिन अब बनना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अभी सॉल्यूशन के क्वेश्चन हो रहे हैं वर्कशॉप में, और इलेक्ट्रो के भी शुरू हो जाएंगे। तो आई बिलीव कि चीज़ें थोड़ा सा रिदम में आ रही हैं आपके। जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मैं आपसे इसका लूँगा फीडबैक, बट ठीक है, आई होप जो क्लियर कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। फोकस करो, थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठाओ। अब सोचना कि हाफ सेल किस तरह चलती है, और जो आज के सेशन में मैंने जो सवालात पूछे हैं उन पर भी ध्यान देना। अब हाफ सेल के ऊपर भी काफ़ी ज्ञान दिया जाएगा आपको, वही थोड़ा सा पार्ट है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन, और फिर अपना वो कमर्शियल सेल एंड बैटरीज हैं, कोरोजन है, वो जल्दी सब। तो अगली क्लास में होपफुली मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, और सवालात करेंगे फिर इसके ना। तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक हो जाएंगे सवाल काफ़ी इसके। कंसंट्रेशन सेल बाकी है अभी, उसमें मज़ेदार आएगा। जो मैंने आपको ये ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बताया है बेटा, ये वहाँ लग जाएगा, है ना। चलिए तो करिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ध्यान रखिए अपना।